Welcome to all in this learning session. How are you, beta? We are I'm fine, fine, ma'am. ma'am. What about you? I'm also fine. And you all know कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द हिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, यानी कि हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है जो कि लगभग 1000 years का पीरियड है, और इन 1000 years में, इन 1000 सालों में हमारी मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए। तो आप सभी को अपनी पुरानी वाली हिस्ट्री याद होगी, अभी सभी को 6th क्लास वाली याद है ना सभी को? Yes, ma'am. तो देखिए 6th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, आदि मानव से स्टार्ट हुआ था, अर्ली ह्यूमन बींग्स जो जंगलों में रहते थे, जस्ट लाइक अ एनिमल, जानवरों की तरह रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उसके बाद उन्होंने रहना सीखा, घर बनाना सीखा। फिर क्या हुआ उसके बाद, वो सारे एक कम्युनिटी में रहने लगे। उसके बाद एक राजा आया जो हमने पढ़ा था, मगध का फर्स्ट एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ का राजा था। तो ये सारी चीजें हुई। अब हमें पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री की, यानी कि उस हिस्ट्री के बाद जो हम लोग 6 में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमारी हिस्ट्री में क्या होता है, अब कौन से लोग आए और अब कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे। तो ये सारी चीजें हमें ना इसी क्लास में पढ़नी है। और साथ ही जब हम ये मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भी मालूम पड़ेगा कि इस टाइम के जो किंग है, मेडिवल हिस्ट्री के जो किंग है, क्या वो हमारी एंसेंट हिस्ट्री के किंग से ज्यादा पॉपुलर हैं या फिर वो वाले ज्यादा अच्छे थे। ये कंपैरिजन भी जब ही होगा जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे। ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहले है मैप से स्टार्ट किया था हमने, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक बार, इसको लेकिन रिकॉल कर लेते हैं, फिर से दोबारा रिवाइज हो जाएगा हमें। तो स्टार्टिंग की थी हमने मैप से। यहाँ पर दो मैप दिए थे, फर्स्ट मैप और सेकंड मैप। तो ये जो फर्स्ट मैप है ये किसने बनाया था, याद है किसी को या भूल गए सभी? फर्स्ट मैप किसने बनाया था, देखिए दिया भी हुआ है फर्स्ट लाइन में ही। ये एक जियोग्राफर ने बनाया था, भूगोलवेत्ता, जिसका नाम था अल इदरिसी, जिसने ये मैप कब बनाया था, 1154 में। उसके बाद सेकंड मैप आया जो आज से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसे किसने बनाया था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, एक फ्रेंच का मानचित्रकार था, इसने बनाया था 1720 में। और आपको अगर अभी याद हो तो आपने देखा था ये मैप उल्टा बनाया गया है, इसमें इंडिया हमारा पीछे की तरफ है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जम्मू कश्मीर एंड हिमालय वाला, वो नीचे पड़ता है और श्रीलंका ऊपर चला जाता है, ये देखिए। तो ये मैप उल्टा लग रहा है, श्रीलंका इसमें यहाँ नीचे देखिए ऊपर की तरफ है, जहां पर जम्मू कश्मीर होना चाहिए वहां पर श्रीलंका पहुंच गया। तो ये मैप उल्टा है, और ये वाला जो मैप है ये आज से मिलता जुलता है। तो इसका रीजन क्या रहा होगा, क्यों उल्टा बनाया था, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये वाला मैप उल्टा क्यों बना रखा है, बनाया नहीं है उल्टा, बट ये उल्टा क्यों लग रहा है देखने में, एनीबडी गेस? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मान लो हमारी अर्थ जो है ना, आप इतना तो जानते हैं कि वो बिल्कुल गोल गोल है, राउंड सी, जानते हैं ना सभी? Yes, ma'am. यस। तो Yes, देखिए, ma'am. चलो अर्थ नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं लेते, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। देखिए जैसे महक शुरू करती है अपने घर से, दीपिका भी क्लास नहीं ले रही हैं, तो महक जैसे दीपिका के घर जाना शुरू करती हैं, और अगर वो अब घर आके बताएंगी कि मैं दीपिका के घर कैसे गई, मान लो पूछते हैं उनके पेरेंट्स कि महक जब आप गए थे तो रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ी थी, तो महक कैसे ड्रॉ करके बताएगी, अपने घर से शुरू करेगी ना। सबसे पहले अपना घर Yes, बनाएगी ma'am. यहाँ पर, उसके बाद बताएगी कि यहाँ Yes, पर ये ma'am. वाली शॉप थी, फिर ये वाली गली थी, फिर ये वाली रोड थी, फिर ये वाला टेम्पल था। ऐसे ही बनाओगे ना बेटा। और Yes, ma'am. अब मान लो दीपिका से कहा जाता है कि दीपिका अगर आपको महक के घर जाना हो तो आप कैसे जाओगे, तो क्या अब दीपिका नीचे से स्टार्ट करेगी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए? नहीं, वो भी यहीं ऊपर से स्टार्ट करेगी ना। Yes, ma'am. वो भी देखिए, वो पहले अपना घर ड्रॉ करेगी, उसके बाद बताएगी कि कौन कौन सी सड़कें पड़ी, कौन सा टेम्पल पड़ा, कौन सी स्कूल पड़ी। तो सेम ऐसा ही इस मैप में भी हुआ है। ये जो अलिद ऋषि है ना, इसने मैप उल्टा नहीं ड्रॉ किया। ये मैप उल्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो इधर से आए थे,
और जो जहां से एंटर होगा उसने जिस नजरिए से देखा जहां की जमीन को, वो वैसे ही ड्रॉ करेगा। तो ये अलीदर्शी का मैप इसीलिए उल्टा दिख रहा है हमें, क्योंकि जब वो इंडिया में एंटर हुए थे तो इस रास्ते से हुए थे। ओके, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. चलिए और देखिए, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नई और पुरानी शब्दावली। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पहले के टाइम पे यूज किए जाते थे बट अब चेंज हो गए हैं। जैसे कभी अगर आपको याद हो, इसमें एक वर्ड दिया था विदेशी, विदेशिया, परदेसी। पहले के टाइम पे किसे कहा जाता था, परदेसी या विदेशी? मैम जो दूसरे देश से आते थे। नहीं, जो दूसरे देश से आते हैं उसे तो आज के टाइम पे परदेसी कहा जाता है, बट पहले के टाइम पे किसे कहते थे? मैम जो दूसरे शहर से आते थे, मैम यस, जो उसी देश दूसरे में। शहर का होता था या फिर दूसरे गांव का होता था उसे क्या कहते थे, विदेशी है ये। यानी कि जैसे अभी आप लोग पूरे इंडिया में घूम घूम के आ जाते हो, आप विदेशी नहीं कहे जाते, आपको कोई फॉरेनर नहीं कहेगा। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था ना, अगर आप अपने गांव को छोड़ के किसी बगल वाले गांव में एंटर हो गए तो बगल वाले गांव के लोग आपको क्या कह के बुलाएंगे, विदेशी। तो ये जो वर्ड है ना, अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई। अब दूसरे देश से आने वाले लोगों को कहा जाता है फॉरेनर, बट पहले के टाइम पे जो बाहर की कम्युनिटी का जो व्यक्ति आ जाता था उसे भी फॉरेनर कहा जाता था। चलिए अब आगे, और नेक्स्ट और कौन सा पैराग्राफ था, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। तो हमारे जो इतिहासकार हैं, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो कौन कौन सी हम चीजें हैं जिनके थ्रू हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है? तो पहली चीज तो इंस्क्रिप्शन, जो राजाओं ने शिलालेख खुदवाए हैं, पिलर्स लगवाए थे, टेम्पल्स बनवाए हैं, बिल्डिंगे हैं। जैसे आपने सिक्स की हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पर आपने क्या देखा था ना, मोस्टली चीजें हमें कैसे पता लग रही थी, हमारे हिस्टोरियन ने कैसे हमें बताया था, खुदाई करने के बाद। याद है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमको कैसे पता लग रहा था, जो खुदाई करने से चीजें मिली है उनको पढ़ करके हमारे हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते थे और हम वही चीजें पढ़ते थे। बट मेडिवल हिस्ट्री में ये चेंज हो गया। यहाँ पर सेम वैसे ही खुदाई करके ही, केवल नहीं, हम केवल खुदाई पे ही डिपेंड नहीं रहे। अब हम खुदाई के अलावा, जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो खुदाई करने के साथ साथ बिल्डिंगों की भी स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन की भी स्टडी करते हैं, कॉइन्स की भी स्टडी करते हैं, और उसके बाद उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री लिखी है। ओके, यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट और क्या पढ़ा था हमने, नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो नए कौन से ग्रुप बने थे, यहाँ पर हमने पढ़ा था राजपूत एक ग्रुप आया था। तो राजपूत कौन होते थे, राजपूत जो कि अपने आप को राजा का पुत्र होने का दावा करते थे, ये अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, और ये क्या कहते थे कि हम योद्धा हैं। यानी कि जो भी राजपूत कास्ट में जन्म लेगा उसका काम क्या हो जाएगा, लड़ाई करना और राजा बनना। तो ये जो राजपूत हैं, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ये सारे मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे ही आए। आज हम जो ये जातियां सुनते हैं ना, राजपूत है, कोई मराठा है, सिख है, जाट है, ये सारे मेडिवल हिस्ट्री में ही स्टार्ट हुए थे। चलिए अब आगे और क्या है, नेक्स्ट, रीजन एंड एम्पायर। आज हमें यही वाला पैराग्राफ पढ़ना है। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर चुके हैं। आज जो पढ़ना है उसको ध्यान से सुनना है। इसलिए इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम देना है, इसलिए ध्यान से सुनना है क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी ना, तभी आपको आगे आने वाले चैप्टर समझ आएंगे। ओके बेटा? यस मैम। और Yes, एक चीज और, ma'am. अगर Yes, आपको मान लो ma'am. कुछ भी ऐसा लगता है ना कि नहीं समझ आया, तो आप उसे दोबारा पूछ सकते हो। तो क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसी में हमें आगे आने वाले चैप्टर्स की डिटेल दी गई है, और यहीं से हमें पता लगेगा कि कौन कौन से किंग आए थे। ओके, तो स्टार्ट करें अब हम लोग। Yes, ma'am. चलिए, तो सभी को ध्यान से Yes, सुनना है, ma'am. क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाली बुक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ना है। ओके बेटा? चलिए, तो हमें पढ़ना है रीजन एंड अंपायर, यानी कि अंपायर कौन कौन सा आया,
कौन से वंश आए और उनका रीजन कहाँ था, उनका क्षेत्र कहाँ था। तो कौन सा राजा आया और उसने किन एरियाज पे अपना अधिकार किया। तो हम मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो कहाँ का राजा था, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। यहाँ पर हमें केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो देखिए हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। तो लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, सबसे पहले चोल राजा आएंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। उसके बाद आएगा तुगलक वंश, जिसके बारे में हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। आप सभी को रजिया सुल्तान का नाम सुना है, किसी ने ध्यान है? रजिया सुल्तान का नाम सुना है? चलिए नहीं सुना। कुतुब मीनार सुना है? यस मैम। यस, कुतुब मीनार जो कि अभी भी है प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में। आपको पता है वो कुतुब मीनार इन्हीं तुगलक वंश ने बनवाया था। और ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है जो आज के टाइम पे भी बनी हुई है, जिसे देखने के लिए सभी जाते हैं। चलिए तो अभी देखिए, पहले पढ़ना है चोल राजाओं के बारे में चैप्टर नंबर 2 में, फिर पढ़ना है तुगलक राजाओं के बारे में चैप्टर नंबर 3 में, और उसके बाद पढ़ना है मुगल अंपायर। मुगल अंपायर के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि अकबर का नाम मुझे नहीं लगता किसी को नहीं याद होगा। सुना है ना सभी ने अकबर का नाम? यस मैम। यस मैम। और ताजमहल किसने बनवाया था? मैम शाहजहां नहीं। यस, शाहजहां। शाहजहां ने, वो भी मुगल अंपायर से थे। रेड फोर्ट किसने बनवाया था, जहाँ पे रेड फ्लैग हॉइस्ट किया जाता है? हमारे प्रधानमंत्री रेड फ्लैग, इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं, फहराते हैं। तो रेड फोर्ट किसने बनवाया था? मैम शाहजहां। यस, शाहजहां ने। ये भी मुगल अंपायर से थे। तो देखिए अब चोल राजाओं के बारे में पढ़ना है। चोल राजाओं, चोल किंग कौन से थे, क्या किया इन्होंने। तुगलक कौन थे, इन्होंने क्या किया, कहाँ से आए थे ये लोग। और फिर पढ़ना है मुगल्स कौन थे। ओके, तो ये हमें पढ़ना है। देखिए चैप्टर नंबर 2 में चोल के बारे में, चैप्टर नंबर 3 में तुगलक वंश के बारे में, एंड चैप्टर नंबर 4 में हमें पढ़ना है मुगल अंपायर के बारे में। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। मैम। तो यानी कि अगर अभी आपसे कोई पूछे चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में पढ़ना है, तो चोल वंश, चैप्टर नंबर 3 तुगलक वंश, और चैप्टर नंबर 4 मुगल वंश। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केवल 4 ही चैप्टर तो नहीं है, आगे और भी चैप्टर्स हैं, उनमें क्या पढ़ना है। तो उन चैप्टर्स में इन्हीं के बारे में और डिटेल में पढ़ना है। बस आपको केवल इन्हीं वंश के बारे में पढ़ना है, लेकिन आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ना उनमें और डिटेल में दिया हुआ है इन्हीं के बारे में। ओके, चलिए अब आगे देखिए। संस्कृत प्रशस्ति, एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई है, यानी पत्थरों पर एक लेख लिखा गया है। कौन से राजा का है ये, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति, प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का राजा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जिसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। तो गियासुद्दीन बलबन के बारे में एक प्रशस्ति है, जिसने शासन किया था 1266 से लेके 1287 तक। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। अब देखिए इसने क्या लिखवाया है। आप भी जब किसी से बात करते हो तो आप अपना बखान ही करते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अपनी कोई कमजोरी बताएं कि मुझसे ये गलती हो गई। और सबसे ज्यादा जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, या आप बताते हो कि मुझसे ये सारी गलती भी हो जाती है। अपनी कमियां बताता है कोई? नहीं ना, छुपा लेते हैं सभी। तो और मान लो कोई काम नहीं भी किया होगा ना, तो भी अपने आप को एज अ हीरो प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। तो सेम ऐसा ही पहले भी होता था। ये जो राजा है ना, ये अपनी प्रशस्ति में बढ़ा चढ़ा के लिखवाते थे। अब देखिए गियासुद्दीन बलबन ने क्या लिखवाया है। इसने क्या लिखवाया है कि वो एक बहुत बड़े अंपायर का राजा था। अब देखिए इसका अंपायर कहाँ से कहाँ तक है। बंगाल से लेकर के, यानी कि जो बंगाल है, बंगाल में गौड़ से लेकर के ईस्ट गजनी, गजनी जो कि अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के बगल में। तो इसने क्या बताया है, देखिए बंगाल से लेकर के पूर्व में अफगानिस्तान तक, और उसके बाद साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत है हमारा, साउथ इंडिया, वो पूरा का पूरा में इसके अंडर था। इसने लिखवाया अपनी प्रशस्ति में। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात
apparently fled before his armies। देखिए और क्या लिखा हुआ है इसकी प्रशस्ति में कि ये जितने भी लोग थे, गौड़, आंध्र के लोग, केरला के लोग, कर्नाटका के लोग, महाराष्ट्र के लोग और गुजरात के लोग, ये सारे ही इसके आगे फ्लैट हो गए। यानी कि इन सभी की जो आर्मी थी ना, इन सभी लोगों की, इनकी सेनाएं, ये गयासुद्दीन बलबन के आगे फ्लैट हो गई, हार मान गई, चली गई सामने से, मतलब कोई नहीं टिक पाया। तो ऐसा इसकी प्रशस्ति में लिखा गया है। अब क्या हमारे हिस्टोरियन इसे सच मानते हैं? तो देखिए हमारे हिस्टोरियन क्या कहते हैं, हिस्टोरियन रिगार्ड दिस एज एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्विस्ट। तो हमारे जो हिस्टोरियन है वो क्या बताते हैं कि ये एक एग्जैगरेटेड क्लेम है। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप अपने फ्रेंड से बताते हो बढ़ा चढ़ा के, तो ऐसे ही जो हमारे हिस्टोरियन है ये क्या बताते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के दावा किया गया है विजय का, अपनी जीत को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। अब देखिए हमारे हिस्टोरियन ने क्या केवल एक ही एग्जांपल दिया यहाँ पर, गयासुद्दीन बलबन का। बेटा आप सभी को अपनी वीडियो ऑन रखनी है, तभी क्लियर होगा कि आप पढ़ रहे हैं या आपके पेरेंट्स Yes, पढ़ रहे ma'am. हैं। कभी ऐसा ना हो कि आपके भाई बहन पढ़ने बैठ गए हो और आप वीडियो ऑन ऑफ करके चले गए हो कहीं और। तो वीडियो ऑन करके पढ़ना है सभी को, ठीक है? यस, वेरी गुड। अरुण एंड सुभांश आपको भी वीडियो ऑन करनी है बेटा। तो देखिए क्या बताया है हमारे हिस्टोरियन ने, गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया अपनी प्रशस्ति में। अब साथ ही हमारे हिस्टोरियन ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगा, वो ये जानना चाहते हैं कि जो ये रूलर्स हैं, जो शासक हैं पुराने वाले, वो ये क्यों दावा करते हैं, क्यों क्लेम करते हैं कि सारे पार्ट पे हमारा अधिकार था, ऐसा क्या है? तो इस फिलहाल इसका कारण क्या है ये उन्हें पता नहीं लगा है अभी। ये पैराग्राफ हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में। इसमें लैंग्वेज एंड रीजन दिया है कि इस टाइम पे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे या फिर मुगल अंपायर के टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए और क्या दिया हुआ है हमें। By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। अब इन 700 सालों में क्या हुआ, बहुत सारे जो क्षेत्र थे उन्होंने अपने एक अलग एरिया पे, यानी कि उन्होंने देखिए जियोग्राफिकल डायमेंशन अपना तय कर लिया, एक क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। कैसे कर लिया? अपनी लैंग्वेज के साथ और अपनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर किसी ना किसी राजा ने अपना अधिकार जमा दिया, अपनी लैंग्वेज को पॉपुलर कर दिया वहां पर और अपने कल्चर को भी पॉपुलर कर दिया। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर नंबर 9। तो आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में। ओके चलिए अभी एक Yes, बार ma'am. जितना पढ़ा है ना एक बार उसे फिर से रिवाइज करते हैं, ऐसा ना हो कि सारा ही भूल जाएं। तो चलिए सबसे पहले ये बताना है कि चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 इनमें हमें किस किस के बारे में पढ़ना है। आई होप सभी को याद हो गया होगा। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 इसमें हमें कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ना है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस दीपिका। मैम चैप्टर 2 में मैम चोल्स एम्पायर very के good. बारे में, मैम चैप्टर 3 में हार्क्यूस के बारे में एंड चैप्टर 4 में मुगल्स के बारे में। यस वेरी गुड। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 में चोल वंश के बारे में पढ़ना है, चैप्टर 3 में हमें दिल्ली सल्तनत यानी कि तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 में मुगल्स के बारे में पढ़ना है। चलिए अब आगे और देखते हैं इसमें क्या बताया हमें। तो मैंने भी आपको बताया था कि इन 700 सालों में क्या हुआ, आगे आने वाले 700 साल, इसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर किसी ना किसी राजा ने अपना एरिया कर लिया, वहां पर अपनी लैंग्वेज को पॉपुलर कर लिया, अपने कल्चर को पॉपुलर कर दिया वहां पर। और फिर क्या होता है आगे
देयर वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, और हर एक क्षेत्र, जितने भी ये क्षेत्र थे, वहां पर कोई ना कोई एक रूलिंग डायनेस्टी थी, यानी कि एक शासन करने वाला वंश। देयर वॉज अ कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट, और ये जितने भी एरिया थे ना, इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, संघर्ष, यानी कि एक दूसरे की एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए लड़ाइयां। फिलहाल आपने ये देखा भी होगा किसी मूवी में, क्या करते हैं वहां पर, राज्य छीनने के लिए लड़ाइयां करते हैं, देखा है ना आपने। यस मैम। सेना को भेजा जाता है, Yes, ma'am. सेना अटैक करती है, उसके बाद क्या करते हैं, उनका अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हम ये वाले अंपायर को भी ना अपने में मिला लें। तो सेम ऐसा ही Yes, पहले भी ma'am. हो रहा था, ये लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, ये चलते रहते थे इन स्टेट्स के बीच में। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक एंड मुगल, तो ये जो चोल वंश थे, या फिर खलजी वंश है, या फिर तुगलक वंश है, या फिर मुगल, ये सारे ही were able to build an empire that was pan regional। ये चार इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे राजा आए होंगे, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन ये जो चार वंश है ना, ये काफी पॉपुलर रहे थे, और इन्होंने अपना पैन रीजनल अंपायर बनाया था। अब एक देखिए न्यू वर्ड आया है, पैन रीजनल क्या होता है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, एक ऐसा अंपायर खड़ा करना जहां पर दूर दूर तक एक ही राजा का अधिकार हो। ओके, एकीकृत साम्राज्य, जहां पर दूर दूर तक एक ही राजा का नाम हो। तो ये जो चार वंश ऐसे थे जिन्होंने अपना पैन रीजनल अंपायर बनाया था, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, अलग अलग एरियाज में अपना अधिकार कर लिया था। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल नंबर 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। तो अब चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में आपको देखना है। चलिए एक मैं आपके लिए अभी होमवर्क छोड़ती हूँ, आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 3 देखना है एंड चैप्टर नंबर 4 देखना है, और ये कंपेयर करना है कि ज्यादा शासन तुगलक वंश ने किया था, दिल्ली सल्तनत ने, या फिर मुगल वंश ने। ओके, तो ज्यादा टाइम तक किसने शासन किया था, ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. यही आपसे पूछा भी गया है, देखिए व्हाट वाज द Yes, ड्यूरेशन ma'am. ऑफ द रूल खलजी एंड मुगल डायनेस्टी। तो खलजी वंश ने ज्यादा दिनों तक शासन किया, या फिर मुगल वंश ने ज्यादा दिनों तक शासन किया, ये आपको पता लगाना है अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, चलिए अब और आगे क्या दिया है हमें। Yes, ma'am. तो अब चोल किंग आए सबसे पहले, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के किंग्स आए, उसके बाद मुगल अंपायर आया, और आपको पता है मुगल अंपायर का 18th सेंचुरी में एंड हो गया, यानी कि 1800 तक आते आते मुगल अंपायर भी खत्म हो गया। तो इसके बाद कौन आया, अब किसी को मालूम है। नहीं, ब्रिटिशर्स आए थे अब इनके बाद, अंग्रेज। तो हमारे यहाँ जो शासन करने वाला जो लास्ट अंपायर रहा था वो मुगल्स ही थे, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो ये देखिए 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते मुगल अंपायर भी डिक्लाइन होने लगा, अंत होने लगा उसका। इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हर एरिया में, क्योंकि आगे आने वाले जो मुगल अंपायर्स थे ना, वो पहले वाले मुगल एम्परर की तरह ज्यादा पावरफुल नहीं रहे, और उनकी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठाने लगे। अलग अलग एरिया में छोटे छोटे राज्य उभरने लगे, और जो छोटे छोटे राज्य थे इनका फायदा किसने उठा लिया, ब्रिटिशर्स ने। तो कैसे ये जो नए नए स्टेट बने छोटे छोटे मुगल अंपायर के टूटने के बाद, ये हमें चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। और कौन सा वो आखिरी मुगल किंग था जो अपने मुगल वंश को संभाल नहीं पाया, ये भी हमें चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। ओके बेटा, चलिए अब आगे और Yes, क्या ma'am. दिया है हमें। But years of imperial Yes, pan ma'am. Yes, regional ma'am. rule has altered the characters of the region। अब ईयर्स ऑफ एम्पेरियल, यानी कि जो शाही जो दिन थे जब राजाओं का शासन था, जो पैन रीजनल रूलिंग था उनका, यानी कि एकीकृत समाज, बहुत दूर दूर तक केवल एक ही राजा का राज्य होता था। तो इससे क्या हुआ था
had altered the character of region. तो उनका प्रभाव उनके क्षेत्र पे भी पड़ा था. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small state that had ruled over them. अब जितने भी राजाओं ने शासन किया था, मान लो अगर हम मुगल वंश की बात करते हैं या फिर चोल वंश की बात करें, भले ही उनके राजा हार गए हों, भले ही वो वंश खत्म हो गया, लेकिन क्या उनकी कल्चर, क्या उनकी परंपराएं भी खत्म हो गई साथ ही? आपको क्या लगता है, क्या उनकी परंपराएं भी खत्म हो गई? नो मैम। नो, बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो उनकी परंपराएं नहीं खत्म हुई, जहां पर वो रहे होंगे, जो भी मान लो कोई भी बचा होगा उनके वंश का, तो उसने उस परंपरा को बरकरार रखा. और दूसरी एक और चीज होती है, जब भी कोई शासन करने आता है ना, तो वो केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहता, वो अपने परंपराओं को फैलाता है दूर दूर तक. तो इससे क्या होता है, जो कल्चर बनता है ना नया, वो काफी मिक्सअप होके बनता है, उसमें सारी परंपराएं मिक्सअप होके मिली होती हैं. तो ये जितने भी अंपायर थे पहले वाले, इन्होंने इस सब कंटिनेंट में अपने अलग अलग क्षेत्रों पे लेजिसिस के रूप में, यानी कि उत्तराधिकार के रूप में छोटे छोटे स्टेट छोड़े थे. वहां पर छोटे छोटे राजा शासन करते थे. दिस वॉज अपैरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रियाम्स ऑफ गवर्नेंस. और इसका प्रभाव क्या हुआ, अलग अलग एरिया में जो राज्य बने, वो सभी एक दूसरे के ट्रेडिशन को शेयर करते थे. यानी कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये जो परंपराएं हैं ना, सभी एक दूसरे के मिक्सअप करके अपनाने लगे. द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, allied culture and language through the 1000 years between 700 and 1750. The character of different region did not grow in isolation. तो अभी देखिए क्या पढ़ा है हमने, इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, एलाइड कल्चर, यानी कि जो कल्चर था उसे कैसे एलाइड करना है, कैसे और अच्छा बनाना है, कैसे और समृद्ध बनाना है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है. तो ये जितने भी चेंजेस आए ना, ये अचानक से नहीं हो गए थे. देखिए, ये आइसोलेशन में नहीं हुए. आइसोलेशन की मीनिंग मालूम है क्या होती है? अभी कितने दिनों से बीमारी चल रही है कोरोना वाली, इसमें कहा जाता है अपने आप को आइसोलेट करके रखना है. तो आइसोलेशन की मीनिंग क्या होगी? एनीबडी गेस? नो, आइसोलेशन का मतलब अकेले में रहना. तो ये क्या बोला है ना आपसे, कि जितने भी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से कल्चर बने, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली गई, क्या ये सारी ही आइसोलेशन में पनपी थी? नहीं, ये सारी आइसोलेशन में नहीं पनपी थी, ये सारी एक दूसरे के मिक्सअप होने से. देख, जैसे जितने राजाओं ने शासन किया ना, सभी ने जहां जहां पर अपना शासन किया, उनके ट्रेडिशन को फॉलो किया गया, और उन सभी के मिक्सअप होने से ये सारी चीजें फॉलो की गई है. कैसे फॉलो की जाती थी, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन, जैसे अगर मान लो कोई एक राजा था, उसने शासन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, तो उसी की चीज को किसी दूसरे किंग ने भी फॉलो कर लिया, और इससे क्या होता है, ये परंपराएं चलती रहती हैं एक से दूसरे के पास. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो अब आगे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये जो क्षेत्र थे, इनका प्रभाव क्या हुआ, जो पहले पैन रीजनल अंपायर था ना, वो अब छोटे छोटे एरियाज में बढ़ गया. पहले पैन रीजनल था, यानी कि बहुत दूर तक केवल एक ही राजा का शासन था, लेकिन 1750 के बाद 18th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, अब ये सारा अंपायर, यानी कि जो हमारा इंडिया है ना, हमारा इंडिया सब कंटिनेंट, ये छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया. ओके, ये पैराग्राफ सभी को समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ये कंपेयर करने के लिए कि मुगल अंपायर के किंग ने ज्यादा टाइम तक शासन किया था या दिल्ली सल्तनत के किंग्स ने ज्यादा टाइम तक शासन किया था. तो एक तो आपका ये वाला होमवर्क हो गया. मैम एक्सक्यूज मी. यस महक. मैम मेरे पास बुक नहीं है अभी. बेटा अभी मैं चैप्टर का पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ओके,
मैम Yes, मेरे sir. पास भी नहीं है। और ये तो एनसीईआरटी की बुक है बेटा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। तो हमारी मेडिवल हिस्ट्री में कौन से नए धर्म आए, तो जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसमें से कौन सा धर्म मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे बना था, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। चलिए तो अभी आज Yes, के लिए ma'am. इतना ही, यस मैम। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Ma'am, मैम goodbye. गुड बाय।